हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम हॉस्टल वार्डन 2023 में जो अभी आपका आईटीआई वाला हुआ है उसके प्रश्न जो है मैथ्स के प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना, जो समलम चतुर्भुज है उसका आपको एरिया यहाँ पे निकालना है। इस तरह से आपको डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे समलम चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजा है ना, इस तरह से हम डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये आपका एक समलम चतुर्भुज ऐसे दिया हुआ है। इसको ए बी सी और डी नाम से दे देते हैं ना, जो कि आपका 4 इंच दिया है, 3 इंच और हाइट दिया है आपका यहाँ पे 5 इंच। है ना, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ दे दिया गया है और हमको यहाँ पे जो है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते होंगे समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आमने सामने की भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस में आपका हो जाएगा सी डी इंटू में आपका ऊंचाई। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1/2 हो गया। ए बी की वैल्यू आपकी 4 इंच प्लस सी डी की वैल्यू 3 इंच इंटू में आपका हाइट दिया है 5 इंच। है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका 4 और 3 7 और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35। है ना, तो 35/2 यानी कि आपका यहाँ पे जो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो 17.5 इंच स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? 17.5 इंच स्क्वायर। है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है 17.5 वर्ग इंच। है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए ई लंब है डी सी पर और सी एफ लंब है ए डी पर, यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, ए ई 6 सेंटीमीटर और सी एफ जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, तब ए डी किसके बराबर होगा? यानी ए डी की वैल्यू आपको निकालने को कहा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना देते हैं ना। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, जहाँ पे इसका नाम ए, यहाँ से शुरू करते हैं। आपका ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो गया आपका डी। है ना, जिस पर ए ई जो है लंब है किस पर? डी सी पर। है ना, ए ई लंब है यहाँ से डी सी पर, ए ई नाम दे देते हैं। इसी तरीके से आपका सी एफ लंब है ए डी पर, तो यहाँ से आपका हो गया सी एफ लंब हो गया आपका ए डी पर। है ना, और यहाँ पे आपको दिया है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर। तब हमें ए डी की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से पूछा जा रहा है ना। और यहाँ पे ए डी है ना, सभी चीज़ यहाँ पे हमने अब लिख दिया। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें ए डी किसके बराबर होगा ये यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि ये जो भुजा है ए बी बराबर होगा किसके? ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी डी के। है ना, जो कि आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ये प्रॉपर्टी से आप जान लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, समांतर चतुर्भुज का आपका क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? वो आधार गुना में हो जाएगा आपका ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई जो होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डायग्राम से देखें तो यहाँ पे आपका जो आधार क्या होगा वो डी सी हो जाएगा। इसी तरीके से ऊंचाई क्या होगा? तो वो ए ई आपका ऊंचाई हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे में देखें तो यहाँ पे ए डी जो होगा वो क्या होगा? ऊंचाई आधार हो जाएगा। और यहाँ पे सी एफ जो होगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आपका ऊंचाई के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सी डी इंटू में ए ई। है ना, ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा आपका ए डी इंटू
CF के, है ना। ये समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो वो हो गया आपका, एक भुजा था 10 इंटू में ऊंचाई हो गया 6 बराबर हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो ये AD इंटू में हो जाएगा CF की वैल्यू कितनी थी आपकी, तो 5 है ना। CF की वैल्यू क्या था यहाँ पे आपकी 5 है ना, तो CF 5 हो गया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका 5 से 2 बार में चला जाएगा। तो AD इक्वल टू हो गया आपका 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर जो होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा AD की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 12 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आकृति में POQ एक रेखा है तो x का मान क्या होगा, है ना। इस तरीके से आपको एक लाइन दी गई है जहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोण है आपका 40 डिग्री, है ना, और एक दिया है आपका 4x और दिया है आपका यहाँ पे 3x। तो आप सभी जानते होंगे एक सरल रेखा इन पर बने कोण का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो 40 डिग्री हो गया आपका यहाँ पे 40 डिग्री प्लस 4x प्लस का आपका 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 7x। 40 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 40 घटा देंगे तो कितना होगा 140। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 7 से ये 2 बार में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 20 डिग्री। कितना आ गया 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 20 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपका 20 डिग्री आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आयु से इससे रिलेटेड प्रश्न दिया है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 7:2 है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु 9:4 में होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, है ना। यहाँ पे आपको फादर और सन, है ना, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दी गई है। कितनी दी गई है, 7:2 में, है ना। 10 वर्ष के बाद, है ना, अब 10 वर्ष के बाद बोला जा रहा है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें अंतर कितने का है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यानी कि अंतर जो है समान है। तो हम इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर अंतर समान नहीं रहता तो हमें अंतर समान करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अंतर जो है समान है तो ये बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 अंतर कितने का आ रहा है 10, तो अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। और हमें पूछा है वर्तमान आयु किसकी, पिता की वर्तमान आयु, तो हम पिता की वर्तमान आयु 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका 2 से 5 बार में। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 35 वर्ष, यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 35 वर्ष हो जाएगी, है ना। अगर पुत्र का पूछता तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो कितना आ जाता है आपका 10 वर्ष जो है पुत्र की निकल के आ जाती। इसे हम x लेकर भी बना सकते हैं ना, कई लोग जो है x लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको x लेकर भी बना सकते थे, जैसे कि यहाँ पे 7:2 था, है ना। पिता की आयु 7 थी और पुत्र की आयु जो थी 2 थी, तो उसको हम मान लेते हैं 7x और 2x, है ना। 10 वर्ष बाद बोला गया था तो हम दोनों में 10 ऐड कर देते हैं। इस तरीके से 10 ऐड करने पर जो रेशियो था वो कितना हो जाता था 9:4 हो जाता है। बस इसी को हमको सॉल्व करना है, आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। इसको आप तिर्यक गुना करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 चौक 28x प्लस का 40 इक्वल हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस का हो जाएगा आपका 90, है ना। तो यहाँ से 18 से घटा देंगे, 28 में से 18 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 10x, और ये हो जाएगा 40 में 90 में 40 घटा देंगे यहाँ से तो ये आपका 50, है ना। तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 5 निकल के आ गया। अब हमें पिताजी की वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान में कितने हैं पिता की आयु 7x है ना। तो 7x x की वैल्यू हम 5 लेके आ गए, तो 7 × 5 कर देंगे तो ये आपका 35 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 35 वर्ष जो होगा पिताजी की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए या निकाल देते हैं तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, है ना। 50 संख्याओं का औसत दिया है आपको, यहाँ पे 38 है। बोला जा रहा है कि इसमें से दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए या हटा देते हैं तो शेष जो बची हुई संख्याएं हैं वो क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे 50 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 50 संख्याओं का योग, तो वो हो जाएगा 50 गुना में आपका कितना होगा, 38। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50, 8 पंचे 40, तो ये आपका हो गया 1900, है ना। तो ये आपका 1900 निकल के आ गया। अब हमें बोला जा रहा है कि इसमें से दो दो संख्याएं 45 और 55 को निकाल देते हैं। तो 45 और 55 को जोड़ देते हैं, 45 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9 10 100, है ना। ये 100 हो गया, यहाँ पे हम निकाल देते हैं। अब बोला जा रहा है कि बची संख्या, यहाँ से हमको 2 घटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कितना दिया, 50 संख्या में से 2 घटाना पड़ेगा, है ना। तो 50 में से अगर हम 2 संख्या घटा देंगे तो कितनी बच जाएगी, 48 संख्या बच जाएगी। अब टोटल कितनी संख्या बची हमारे पास, 48 संख्या बची है। तो नई संख्या जो है, हमें जो बची हुई संख्या है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आपका हो गया कितना है, 1900, है ना। 1900 में से अगर हम 100 को घटा देते हैं और टोटल बची संख्या कितनी है हमारी, 48, तो ये हमारा जो निकलेगा वो शेष संख्या निकल जाएगी। तो ये हो गया 1900 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो गया, 1800 बटे में आपका ये 48 आ जाएगा, है ना। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में ये आपका चला जाएगा, 30, है ना, 30 35 37 कुछ जाएगा, है ना। 37 पॉइंट जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही लगभग आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका बची हुई संख्या शेष संख्याएं हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में एक समकोण त्रिभुज ABC और एक समबाहु त्रिभुज BCD को दर्शाती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया गया है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC 16 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इस तरीके से आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है ना। ये आपका हो गया आपका A B और C, समकोण त्रिभुज है आपका, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे एक जो है आपका समबाहु त्रिभुज है BCD, इस तरीके से। और हमें यहाँ पे शेडेड एरिया का जो है क्षेत्रफल जो है निकालने को बोला जा रहा है ना, शेडेड पार्ट है इसका क्षेत्रफल जो है हमको निकालने को कहा जा रहा है। यानी कि हमको जो बड़ा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल BCD को घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें AC दिया गया है, AC कितना है, तो AC दिया गया आपका यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दिया गया है ना, 16 सेंटीमीटर। और आपका यहाँ पे BC है आपका 8 सेंटीमीटर। चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, BCD क्या है आपका, एक तरह से यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं ना। ये BCD आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी आपका 8 हो जाएगा। और A से C तक की दूरी कितनी दी गई है, यहाँ से एक भुजा 16 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका क्या होगा, अगर ये 8 हो गया तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका 8 8 निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा, है ना, भुजा वो कितना हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका √3/4 A², यानी कि भुजा के स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका √3/4 इंटू में 8 इंटू 8,
तो यहाँ से हम इसको 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 16√3। ये हो गया आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका समकोण त्रिभुज दिया है, ए बी और सी। ये आपका दिया था 16 सेंटीमीटर दिया है, और ये बी सी आपका दिया था 8 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखें तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो यहाँ पे आपके कर्ण का वर्ग कितना दिया है, कर्ण 16, तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 256, है ना। 256 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमें निकालना है, प्लस आधार दिया है आपको 8, तो 8 का वर्ग 64। तो यहाँ से हम लंब का वर्ग निकाल सकते हैं, 256 में से 64 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 192, है ना, 192 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लंब हो गया √192। इसको और हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर हम इसको 64 दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 64 दिया है ना, ये हो जाएगा आपका 64 दिया 192, यानी कि यहाँ से हम 64 से क्या बाहर ले सकते हैं, तो 8 √3, है ना। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, लंब जो है आपका यहाँ पे 8√3 निकल के आ गया, है ना। अब लंब पता चल गया तो हम यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल जो हो जाएगा समकोण का, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना, आधार गुणित में ऊंचाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना था 8 इंटू ऊंचाई हमने यानी कि लंबाई हमने कितनी निकाल के लाई, लंब 8√3। तो यहाँ से आपका ये 2 बार में, तो ये 4 बार में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका निकल गया क्या 8 चौक 32, 32√3 जो है आपका यहाँ पे क्षेत्रफल निकल के आ गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। और क्या निकाल के लाए हमने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था आपका 16√3, है ना, ये आपका 16√3 एक क्षेत्रफल निकल गया, और आपका निकल गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन तो यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, शेडेड पार्ट का यहाँ पे हमको क्षेत्रफल निकालना था। इस तरीके से था आपका डायग्राम, है ना। तो इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे छायांकित भाग, है ना, छायांकित क्षेत्रफल हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ABC का क्षेत्रफल माइनस में हो जाएगा आपका BC और D, है ना। तो ये हो गया BCD का क्षेत्रफल, है ना, BCD का क्षेत्रफल, ये आपके BCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम बस अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो कितना था, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल था आपका 32√3 माइनस में था आपका 16√3, है ना। तो ये हो जाएगा 32 में से 16 गया तो 16√3, है ना। तो ये आपका आंसर जो है, अगर इस ऑप्शन में देख लेते हैं किस तरीके से दिया गया है ना, किसको और सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है इसको और सॉल्व किया गया है, यानी कि √3 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट की गई है ना। तो यहाँ पे हम √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि √3 यानी कि 4, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, है ना। तो 1.7 कुछ होता है। तो 16 गुणित 1.73 ले लेते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो लगभग जो है आपका निकल के आ जाएगा 27.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, लगभग अप्रोक्स में आपका आंसर जो है इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे
27.7 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए बी और सी डी, है ना, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो दिए गए चित्र के अनुसार बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो बताना है कि इसमें कौन सा जो होगा, ये आपको जो रिलेशन दिया है वो कौन सा सही होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से आप एक वृत्त देख रहे होंगे, यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है जिस पर इसकी जीवाएं बनी हुई है ना। ये इस तरीके से एक जीवा हो गया आपका ए और ये हो गया बी, इसी तरीके से आपका यहाँ पे है सी और डी, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट है ई, है ना, जो पी और क्यू उसके परिधि से होकर गुजर रही है। यहाँ पे एक अभिलंब डाला, नॉर्मल डाला गया है ना, जो कि आपका यहाँ पे एक सेंटर होगा, है ना। ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप ध्यान से बनाइएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ से एक नॉर्मल डाला गया इस पर एम और यहाँ पे एक नॉर्मल है आपका एन, है ना। इस तरीके से एक नॉर्मल डाला गया है। तो यहाँ पे हमको इसमें से कौन सा रिलेशन जो होगा वो सही होगा यहाँ पे बताना है ना। तो जीवा के जो केंद्र होते हैं ना, ये जीवा का केंद्र हो गया, ये जीवा है इसके, है ना, कॉर्ड है। जो इसके केंद्र होते हैं उसकी लंबाई जो होती है वो इक्वल होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, ओ एम और ओ एन जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक सर्वांग संग त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा बन रहा है वो आपका यहाँ पे ओ, ये हो गया ओ ई, है ना, ओ ई और एम, ओ ई और एम जो है यहाँ पे आपका इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये आपका ओ और ये हो गया आपका ई और ये एम, है ना। और इसी तरीके से आप नीचे देख रहे होंगे ओ एन ई, है ना। ये एक तरह क्या है, सर्वांग संग त्रिभुज बन रहे हैं ना, सर्वांग समता के नियम से। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, इसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी ई, है ना, बी ई और क्यू ये जो होंगे इक्वल हो जाएंगे आपके एंगल सी, है ना, सी ई और सी ई और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्यू, है ना, सी ई क्यू के। तो यहाँ पे यही जो है प्रश्न में पूछा गया है ना। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन, लेस देन, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर, तब बेलन का आयतन होगा, है ना। एक बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई कितना है बेलन का, ऊंचाई है आपका 11 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछा जा रहा है ना। तो बेलन का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका 21 और गुना कर देंगे 11 से। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 11, और ये हो गया आपका यहाँ पे 23, है ना। तो ये हो गया 231, 231 जो होगा सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा 231 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पे बेलन का आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान क्या होगा, है ना। यदि लाभ जो है आपका प्रॉफिट 25% हो रहा है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी वो पूछी जा रही है ना। तो यहाँ पे आपका सीपी और एसपी का रेशियो, है ना, सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया गया है, तो
CP है आपका x और SP दिया गया है आपका यहाँ पे 20, है ना, इस तरीके से दिया है। और प्रॉफिट दिया गया है आपका यहाँ पे 25%, है ना, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। और हमें x की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे आपको निकालनी है। तो आप जानते होंगे कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट लाभ जो होता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में आपका 100, है ना। तो इसी फॉर्मूले में हम रख के यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया 25 इक्वल में हो गया आपका क्या, SP कितना है तो 20 माइनस एक्स, है ना, इनटू में हो गया आपका 100 अपॉन में कितना है एक्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका ₹X है ना। तो यहाँ से आप 25 से इसको 4 बार में डिवाइड कर सकते हैं, 25 चौक 100, तो ये हो गया आपका यहाँ से क्या, x इज इक्वल टू हो गया आपका 4 दूनी 8, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 80 माइनस 4x, है ना। अब जो है हम इसको इस साइड लेके आ जाते हैं ना, तो ये हो गया आपका 4x माइनस का, और ये x तो कितना हो गया 5x बराबर 80, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 16 पंचे आपका 80, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई ₹16, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था आपका ₹16। तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 16, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा 16 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका जनसांख्यिकी लाभांश, है ना, ये एक तरह का स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है जो कि करंट अफेयर टाइप में है ना। तो यहाँ पे जनसांख्यिकीय लाभांश जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो जनसांख्यिकी लाभांश एक तरह का जो है आपके आर्थिक विकास को मापने की एक क्षमता को मापता है ना। तो ये जो है आपका अभी जो है ये 15 से 59 वर्ष, है ना, 59 वर्ष के आयु के लिए जो है इंडिया में लगभग जो है इसकी जो परसेंटेज रेट है वो है 62.5%, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका पहला जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो है 2036 तक जो है इसकी परसेंट रेट जो होगी लगभग जो है 65% तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनसांख्यिकी लाभांश जो है आने वाले समय 2036 तक 65% तक जो है ग्रोथ हो सकता है, पहुंच सकता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 140 मीटर 100 मीटर 140 मीटर और 100 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समानांतर है ना पैरेलल ट्रैक पर जा रही है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से पूरी तरह पार करने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत ही प्रश्न है आपका टाइम और डिस्टेंस से दिया गया है ना। पहले जो ट्रेन है और दूसरी ट्रेन, इस तरीके से हम डिनोट कर लेते हैं। इसकी लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई 140 मीटर में है और दूसरे ट्रेन की लंबाई 100 मीटर में। इसी तरह से जो पहले ट्रेन की चाल है, स्पीड है, वो कितनी है 90 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे ट्रेन की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये डाटा हमको दिया गया और दोनों जो है पैरेलल एक ही दिशा में चल रही है ना, एक ही दिशा में चल रही है। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस होगा है ना, टोटल डिस्टेंस जो होगा 140 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा आपका 240, है ना। और यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड है ना, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रही ना पैरेलल, तो यहाँ पे स्पीड जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 90 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 18 गया तो 72 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि इन पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम जो है हमको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव स्पीड निकल के आया वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम उसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 72/5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 18 से कितने बार में चला जाएगा, 18 चौक 72।
और ये 5 चौक 20 है ना, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है आपका यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ गया। और हमारा जो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड था वो 20 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आ गया, और टोटल डिस्टेंस है आपका 240। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ जाएगा, टाइम जो होगा आपका 12 सेकेंड आ जाएगा, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 240 और स्पीड कितना है हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 12 सेकेंड, है ना। तो 12 सेकेंड जो होगा ट्रेन को पार करने में समय लगेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में 12 सेकेंड जो है आपका दिया है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 सेकेंड जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे 8 - 2 यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना, और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 और 6। एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु है, तो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना। ये आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्न है ना। तो यहाँ पे आपका एक लाइन है, इस तरीके से आपका लाइन है जहाँ पे एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1। यहाँ पे आपका एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है ना, एक कॉमा है यहाँ पे x2 और y2 है। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट यानी कि m की वैल्यू जो है निकालने के पूछा जा रहा है कि x और y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, कैपिटल X और कैपिटल Y इस फॉर्म में रहता है ना। तो ये हो जाता है आपका x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2 है ना। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि हम बता दें। चलिए बता देते हैं ना, ये इजी है, आप बता सकते हैं क्योंकि हमने आपको ये फॉर्मूला तो बता दिया। अब इसी पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 8 और -2 है ना, और बी के कोऑर्डिनेट 4 और 6 दिए गए हैं ना। आप बनाने का कोशिश करिएगा जिस तरीके हम बना रहे हैं उसी तरीके से, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं, तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट दिए थे x1 की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, तो x1 की वैल्यू 8 मान लेते हैं, y1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 4, है ना। यहाँ से हम ले सकते हैं ना भाई, ये आपका है, सॉरी यहाँ पे आपका जो होगा ये क्या हो जाएगा, y1 जो हो जाएगा यहाँ से आपका y1 क्या हो जाएगा, तो वो होगा -2 है ना। y1 क्या होगा -2, और x2 क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा आपका 4 और y2 हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y ये होंगे इन दोनों का सम x1 और x2। तो 8 और 4 कितना हो गए 12/2 कॉमा ये -2 और +6, तो -2 और +6 क्या हो गया 4/2। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे 6 और 2, है ना। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या निकल के आ गया, मध्य बिंदु जो 6 और 2 जो है निकल के आ गया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी, हाँ अब जो है आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, कार बनाने वाली एक कंपनी अपना प्रॉफिट एवं लॉस खाता तैयार कर रही है ना। कार बनाने वाली एक कंपनी है जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस के लिए एक खाता जो है बना रही है। इसमें किस शीर्ष के अंतर्गत उत्पादन श्रम लागत शामिल होगा, है ना। तो एक कार बनाने वाली कंपनी है जो अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या है, एक खाता तैयार कर रही है ना, एक अकाउंट बना रही है। इसमें किस शीर्ष के अंतर्गत उत्पादन श्रम लागत शामिल है, तो किस श्रम के अंतर्गत होगा, तो ये आपका हो जाएगा बिक्री की लागत, है ना, जो सेलिंग की जो लागत है उसके बारे में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके हॉस्टल वार्डन जो कि अभी 2023 में हुआ है। इसके हमने आपको लगभग 13 प्रश्न या 12 प्रश्न आपको कंप्लीट कराए हैं ना। इसके आगे के प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लाएंगे दोस्तों। ये जो है हम इसलिए कम कर लेके पढ़ा रहे क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।